यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसियन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं हूँ याशिका। दर्शकों, आज की चर्चा के हमारे खास मेहमान हैं संघकाया फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भंते प्रशील रत्न, जिन्होंने 2018 में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे पृथ्वी के चक्कर काटे हैं। सभी विदेश में जाके बुद्ध धर्म का प्रचार किया है। उसी के साथ जापान और भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम भी किया है। उसी के साथ साथ हमारे पूरे विश्व के 27 देशों में जाकर उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। उनके कई सारे मिशंस हैं, कई सारे एजेंडाज हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भंते जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। उसी के साथ साथ आपने कोरोना काल में, जिस समय में यही कह सकते हैं कोई किसी का नहीं था, सब अपनी अपनी जान बचाने के पीछे बिजी थे। किसी को कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, सभी के धंधे जा चुके थे। उस परिस्थिति में आपने देश के बेसहारा लोग जो थे, ज़रूरतमंद जो लोग थे, उनका सहारा बन के उनकी मदद की। कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा और उस टाइम पे कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला होगा जी। क्या बताना चाहोगे इस बारे में? यशिका, आपको पता है कि सब लोगों ने, इवन खुद के फैमिली के लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। और जो अच्छे नोबल लोग थे, जो कंपैशनेटेड लोग थे, वो उन्होंने अपने घर के और मन के, और मैं यूँ भी कहूँगा कि बैंक के दरवाजे भी उन्होंने ओपन कर दिए थे और लोगों को काफ़ी उन्होंने हेल्प भी किया था। तो उसमें से मुझे भी एक सौभाग्य मिला, क्योंकि जब मैं जाता था जो झुग्गी बस्ती थी या फिर जो रोड पे लोग रहने वाले थे, तो खाने के लिए, पैसे के लिए उनकी बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो फिर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ फंड रेज किया और लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट, लोगों को ग्रोसरी, चप्पल और कपड़ा जो भी हो सकता था, मेडिकल हेल्प, ये सभी हम लोगों ने किया। और पहले बजट बहुत छोटा था, पर जब लोगों ने देखा कि भंते जी खुद रोड पे उतरे हुए हैं, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए का फिर सपोर्ट किया। फिर लाखों से फिर वो करोड़ तक के फिर वो चले गए विदिन 2 मंथ्स में ही वो चले गया। और अभी भी काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे। तो उसमें हम लोगों ने मेडिकल का सामान, मैंने फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें किया। मेडिकल का सामान हम लोगों ने, उसमें कम से कम 12 से 13 आइटम्स थे। गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिए। और बहुत सारे लोगों को हमने उसमें से निकालने का प्रयत्न किया। उसमें वेंटिलेटर था, उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और भी बहुत सारे चीज़ें थी जो लोगों को हमने हेल्प आउट किया था उस समय। भंते जी, हाल ही में आप एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रहे हैं जी, इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे, खासकर वो भी भिक्खु और भिक्षुणियों के लिए जो अब तक नहीं किया गया? जी, ये शायद मेरे ख्याल से भारत का या फिर मेरे ख्याल से दुनिया का पहला उपक्रम होगा कि जिसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि भिक्षुओं और भिक्षुणी के लिए एम्बुलेंस सर्विस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संघकाया फाउंडेशन की तरफ से। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और साथ ही साथ हम लोग इसमें क्लिनिक भी अटैच करने वाले हैं बाद में, ताकि जो भी गरीब लोग हैं या फिर नज़दीक पास के जो गांव के जो लोग हैं, वहाँ तक के जाके हम लोग उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि पिछले जो 2 पेंडेमिक हुए हैं 2020 और 21 में, तो उसमें देखे कि बहुत सारे भिक्षु और भिक्षुणियों को बहुत तकलीफ़ हुआ है। तो उसमें से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिला हुआ है और उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से उन लोग मर भी गए उसमें। तो ये सब चीज़ों का बड़ा दुख हुआ मुझे। और फिर मैंने कुछ फंड रेज किया जो मेरे नज़दीक पास के लोग थे उनसे, और एक एम्बुलेंस सर्विस हम लोग अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं। 2-3 दिन में हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, जो कि भिक्षु भिक्षुणी के लिए रहेगा। हाँ, तो ये मैंने कहा कि जो भिक्षु भिक्षुणी को जो तकलीफ़ हुई थी और फिर उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है मोस्टली, तो समाज के लोग उनकी तरफ थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो लाइफ है मेरा, मैक्सिमम मैं भिक्षु भिक्षुणी के उत्थान के लिए मैं लगाऊंगा। तो उसमें से एक पहला प्रोजेक्ट अभी हमने ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। भंते जी, जैसे कि आप एक नए प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर रहे हैं भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, खासकर आप अस्पताल शुरू करने का जो विचार है, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जी अभी एम्बुलेंस सर्विस होने के बाद में मैं और एक छोटा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। उसे एक जितने मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सभी टेम्पल्स में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ।
मैं बोलने से अच्छा संघकाय फाउंडेशन या हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू, और साथ ही साथ एक हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, तो मेरे ख्याल से 100 बेड्स के आसपास है, तो उसमें 25 बेडेड हॉस्पिटल में 25 बेड का जो एक स्पेशल वार्ड रहेगा उसको मैं रिजर्व कर रहा हूँ भिक्षु और भिक्षुनी के लिए, ताकि इंडिया की नहीं, अगर फॉरेन की भी भिक्षु और भिक्षुनी को अगर कुछ होता है तो वहाँ आके वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले सकते हैं। और वो सारे जो डॉक्टर्स है वो भी बुद्धिस्ट ही है उसमें, तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे भिक्षु और भिक्षुनी है तो उनको बेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि घर द्वार उन्होंने छोड़ा हुआ है और भगवान बुद्ध की मैत्री करुणा के मार्ग पे वो चल रहे हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने भगवान बुद्ध के प्रति आदर, भगवान बुद्ध के प्रति एक अच्छा रिस्पेक्ट अगर हमें करना है, तो मैं हर एक बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट से कहूँगा कि उन्होंने कुछ समय, मंथ का या ईयर का, उन्होंने हॉस्पिटल में जाके वहाँ के जो रोगी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। जो भी यथाशक्ति आप मदद दे सकते हैं उनको, आर्थिक मदद, मेडिकल का है, या फिर आप उनको वर्बली भी अगर कुछ बोलेंगे तो भी एक उनको मोटिवेशंस मिलता है और अपने रोग से वो दूर होने की संभावना रहती है उसमें। भंते जी, ऐसे बुद्धिज़्म और भारत के डेवलपमेंट के लिए क्या उपाय योजनाएं आपकी? आप सब लोगों को पता है कि एक समय ये भारत जो था एक बुद्धिस्ट राष्ट्र था, और जहाँ तक मुझे पढ़ने में आया सम्राट अशोक के काल में कि यहाँ का भी जो जीडीपी जो चल रहा है वो भी 8.5 है या 7.5 इसके बीच में चलता है, लेकिन उस समय वो 35 के अबाव था। तो इतना प्रोग्रेस वाला ये देश था, उसलिए इसको सोने की चिड़िया भी हम लोग कहते थे। तो सोने की चिड़िया ऐसी नहीं, या फिर हर चीज़ का बहुत ज़्यादा लेवल पे था, चाहे वो बिज़नेस रहे या फिर नॉलेज रहे, कोई भी चीज़ रहे। लेकिन अभी वो लॉस होते गया यानी समय के अनुसार। तो हम चाहते कि वो जो ग्लोरी है या जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो हम लोग ब्रिंग बैक करें अपने भारत में। तो उसके लिए मुझे एक लगता है कि जितने हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी होल्ड करते हैं, लाइक चाइना है, कोरिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, तो ये सब के अगर कोलैबोरेशंस के साथ में अगर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत को लेफ्ट हैंड साइड से कभी नुकसान नहीं हुआ है। हमेशा उसको वॉर का जो सामना करना पड़ा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ से उसको सामना करना पड़ा हुआ है। इस साइड से कभी भी आपको डेवलपमेंट के लिए कभी हेल्प नहीं आई है, आपको हमेशा डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। पर इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है, उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव के लिए, भारत के विकास के लिए उन्होंने हमें साथ दिया है। चाहे वो मॉनिटरी रहो, चाहे फिर टेक्नोलॉजी रहो, चाहे हम लोग जो व्हीकल यूज़ करते रहे वो रहो, कोई भी चीज़ रहे, तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जापान से कनेक्टेड रहेंगी, कोरिया से कनेक्टेड रहेंगी, चाइना से कनेक्टेड रहेंगी। तो ये सब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है और ये बुद्ध के प्रति बहुत आदर भाव और इस देश के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। सिर्फ इतना, जो भारत सरकार या फिर जो महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने कुछ अगर इस तरह से अगर प्रॉपर डेलीगेशंस बना के ये कंट्रीज़ के साथ में एक बुद्धिस्ट रिलेशनशिप को किस तरह से डेवलप किया जाए, तो उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, कल्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगा, एक्सचेंज भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं उनके साथ में। क्या मैं एक बात बताना आपको चाहता हूँ कि आप किसी के दिमाग में जाते हो ना, तो दिल पे जाने में थोड़ा समय लगता है, किसी के दिल में जाते हो ना तो दिमाग में जाने में समय नहीं लगता है। तो हमने दिल पे टारगेट करना चाहिए और यही हमारी संस्कृति रही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर भारत का अगर विकास करना है, और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक इंडेक्स पे हम लोग काम करते हैं, पर जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे काम करती है। तो लोगों की खुशहाली किस तरह से बढ़े, तो लोगों की खुशहाली बढ़ना चाहिए, इसके लिए इस देश ने काम करना चाहिए। बाकी की चीज़ें रहे ना रहे, अभी ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2000 साल पहले नहीं था, फिर भी लोग सुखी थे। हाँ, उसी तरह से अगर हम लोग ये देखते हैं, सिक्किम है या फिर भूटान है, तो वहाँ उतना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, लोग फिर भी सुखी है, हैप्पी है। तो हमने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम लोग नेचर के साथ में कनेक्टेड रह के किस तरह से हम लोग अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। क्योंकि ये सभी जो मटेरियल्स थिंग्स है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि कोई भी चीज़ यानी परमानेंट नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो जो भी हम यूज़ भी करते हैं वो भी परिवर्तनशील है। तो हमने इस तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए। मंत्री जी, आप लोग देश विदेश के 27 देशों में घूमे हो, वहाँ के बुद्धिज़्म में और भारत के बुद्धिज़्म में क्या फ़र्क है?
अब बहुत फ़र्क है। मुझे एक ऐसा डिप्रेसिंग फील होता है, यहाँ पे वो उत्साह नहीं है, वो आनंद नहीं है। जैसा मैं तो एक लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़ा झाड़ है, बहुत बड़ा झाड़ है, पर वो ड्राई है, तो उसमें आपको देख के अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिविटी फील आती है। अगर छोटा भी झाड़ है लेकिन वो ग्रीनरी है, उसमें फूल लगा हुआ है, भरा भूरा है, तो हमें देख के अच्छा लगता है, खुशी होती है, मन को आनंद लगता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है वो इतने बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इतना उनका टेम्पल कलरफुल रहता है, उन लोग कलरफुल रहते हैं, इतना कल्चर्ड रहते हैं, इतने वेल मैनर्ड रहते हैं, यानी हर चीज़ में काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन, हम लोग ये कह सकते हैं कि वेल सिविलाइज्ड और कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड लोग हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ देखते हैं तो सब चीज़ें हमें नहीं नज़र आती है। तो मैं चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है तो उन्होंने आके जो कल्चर है, क्योंकि एक इंग्लिश में एक मन है कि कल्चरलेस वल्चर, वल्चर मतलब जो गिद्ध रहता है वो, तो अगर हमारे पास में अगर कल्चर नहीं है तो हम लोग गिद्ध की तरह हो सकते हैं। तो हमारा जो पुराना जो कल्चर है, जो बुद्धिस्ट कल्चर है, हमने उसको ब्रिंग बैक करना चाहिए हमारे देश में। और जो भी पहले का जो कल्चर था, जो अभी चाइना ने, कोरिया ने, ताइवान ने, थाईलैंड ने एक्सेप्ट करके खुद की सोसाइटी का डेवलपमेंट किया है, देश का डेवलपमेंट किया है, तो सभी चीज़ों को हमने अपने सोसाइटी में और इंडिया में लाके इस देश का भी हमने विकास करना चाहिए। और किस तरह से मैत्री करुणा के साथ में, चाहे वो ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, सबके साथ में मैत्री और करुणा का ही हमने एक उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। बाबा साहेब ने हम लोग एक पवित्र भूमि, नागपुर भूमि पे बैठे हैं, अगर हम इनकी 22 प्रतिज्ञाएँ देखते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है कि सारे प्राणी मात्रा के प्रति मैं करुणा रखूँगा। मैं सिर्फ उस प्रतिज्ञा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि करुणा रखना चाहिए, कि कंपैशन रखना चाहिए, वो हर क्षेत्र में रहे। तो फिर आपको कंपैशनेटेड सोसाइटी बनाना है, कंपैशनेटेड कैपिटलिस्टिक बनाना है, कंपैशनेटेड पॉलिटिक्स बनाना है और कंपैशनेटेड नेशन बनाना है। तो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए सोसाइटी का, है कि नहीं, कि हम लोग बहुत रिच बनाने का है, और रिच बनाने के बाद में अगर वो इंसान ठीक नहीं है तो फिर मतलब क्या है, फिर वो खुद का भी नुकसान करेगा और देश का भी नुकसान करेगा। तो कंपैशनेटेड इंसान कभी खुद का और देश का नुकसान वो नहीं कर सकता है। बंदी जी, जैसे श्रीलंका और म्यांमार में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? अभी ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर मैं आपको ये बता दूँ कि धर्म की वजह से प्रॉब्लम नहीं चल रहे हैं वहाँ, और धर्म को फ्रंट में लेके वो आतंक या उत्पाद वो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई है और भी वहाँ के लीडर्स लोगों के वजह से हुआ है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी राह पे हमारा भारत भी चले, क्योंकि भारत में भी उसी तरह का सब एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, उससे हमें बहुत तकलीफ़ हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि जितने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि भारत इनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करके, इनको हेल्प करके, इनको अपने साथ में जोड़ लेवे। क्योंकि श्रीलंका में पूरा ट्रैवल किया है टॉप टू बॉटम, वहाँ पे श्रीलंका, वहाँ चाइनीज़ लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और चाइनीज़ लोगों ने वहाँ एक कुछ प्लान आउट भी कर रहे हैं ताकि वो भारत के ऊपर दक्षिण से वो अटैक कर सके। और जहाँ तक मुझे हिस्ट्री पता है, दक्षिण ने कभी वॉर सहन नहीं किया है, सारे जो वॉर हुए हैं वो पंजाब की तरफ से हुए हैं, तो हमेशा रेडी रहते हैं। और इन लोग ना ही साइकोलॉजिकल रेडी रहते हैं, ना ही इन्होंने कभी कुछ सहन किया हुआ है, तो ये हमारे लिए तकलीफ हो सकती है। जैसे कि हाल ही में हमने देखे हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा जातिवाद चल रहा है, कहीं हनुमान चालीसा को लेकर, तो कहीं लाउड स्पीकर को लेकर। तो ये धर्मवाद को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने प्रज्ञाशील, करुणा, शांति, मैत्री, ये सब चीज़ों का संदेश दिया हुआ है, और हम जो जगह पर रहते हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर ने जहाँ पे धम्म क्रांति की है, रक्तविहीन धम्म क्रांति, ऐसे जगह पर रह रहे, क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, मैं देखते रहता हूँ कभी कभी न्यूज़ पे, जैसा हमारे यहाँ के आमदार और खासदार, वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ के गए थे, और उस मंत्रों के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, और उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति आ गई थी, उनको कस्टडी में डाला गया, और उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी, यानी देशद्रोह की धाराएं उनके ऊपर लग गई थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये जो
अगर हमें कोई अगर प्रोग्रेस वाली जो कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका है या फिर यूरोप है, अगर उनके साथ हमें अगर कॉम्पीट करने का है, उनसे अगर आगे निकलना है, तो वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना है, उस हिसाब से हमें सोचना है। तो वो कभी भी धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उन लोग। धर्म है वो पर्सनल है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। हाँ, आप थोप नहीं सकते हो धर्म। तो जो भी चीज़ रही वो अपनी पर्सनली रहना चाहिए और अपने तक ही रखना चाहिए। और दूसरा कैसा है कि अगर आपको लगता है कि ये मेरा धर्म है, बहुत अच्छा है, आप में इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, आप इतने कंपैशनेटेड होना चाहिए कि आगे वाले को देख के लगना चाहिए नहीं कुछ तो बात है आप में जो मुझ में नहीं है। तो मुझे बताइए कि आप किसको प्रैक्टिस करते हैं, कौन से मंत्रा को प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं, ताकि मैं अपने लाइफ में वो चेंजेस ला सकूं जो आपके लाइफ में आए हैं। बिल्कुल। तो ये हम नहीं देख पाते हैं लोगों के लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस धर्म को भी मानते हैं उस धर्म को अच्छे से पढ़िए उसको अच्छे से जानिए और कम से कम 5 से 6 साल तक के उसके जो धर्म गुरु उनके कांटेक्ट में रह के धर्म को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में ही धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए या जो कुछ भी आपको करने का है वो करिए। बंदी जी, जैसे कि देश का विकास करना है या एक समाज का भी विकास करना है, तो उसके लिए इकोनॉमिकली हमको बूस्टअप, हम इकोनॉमिकली कैसे बूस्टअप हो सकते हैं? भगवान बुद्ध ने और बाबा साहेब ने, ये दो हमारे आदर्श है। और आपको पता है कि वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स फोरम पे भी हम बाबा साहेब का नाम लिया जाता है। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का भी थ्योरी बताई जाती है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर भारत के विकास के लिए अगर इंडिविजुअल रहे या फिर देश रहे या फिर फैमिली रहे, तो उनके विकास के लिए अगर हम लोगों को काम करने का है तो उसमें पर्टिकुलर कोई हिंदू काम नहीं करेगा। हम लोगों ने एक हैशटैग बीच में चलाए थे, नेशन बिल्डिंग्स टुगेदर। जो भारत का जब विकास होता है तो कोई पर्टिकुलर एक समाज या एक धर्म नहीं करता है। हाँ, तो जो भी यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी टैक्सेस देते हैं उससे वो चलता है, उससे वो भारत का विकास होता है। तो हम पर्टिकुलर अगर हम लोग ये सोचे कि हम ये कम्युनिटी है या फिर ये जाति है या ये धर्म के लोग हैं, यही डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये उनकी मिथ्या दृष्टि है, उनके वो रॉन्ग व्यूज़ है। तो हमने जब देश के विकास की जब बात करते हैं या फिर जब भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब भी कोई डिसीजन लेता है या जब भी कुछ वो कॉन्क्रीट काम करता है तो पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं करता है वो। हाँ, कोई अगर रेलवे का इनॉग्रेशन करना रहा या कोई एयरपोर्ट बनाने का रहा या फिर कोई हाईवेज वो बनाता है तो उस पर लिखा हुआ नहीं रहता है कि इसी धर्म के लोग चलेंगे इस पर। बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि जो टैक्सेस का जो पैसा रहता है वो सभी कम्युनिटी का पैसा रहता है वो, और सभी लोग उसको यूज़ हम लोग करते हैं। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों ने मिल के इस देश को विकास करना है। और हमारे जो अभी प्रेजेंट में जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए। तो हम लोगों ने भी क्या कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए और देश के लिए, देश के विकास के लिए भी, उसके लिए भी हमने पॉजिटिवली सोचना है। बंदी जी, बुद्धिस्ट कंट्रीज को लेकर अभी की गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है? हाँ, और आप तो प्रधानमंत्री जी से मिले भी हैं। मैं 2012 में जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने मुझे, जब मैं मीटिंग ख़त्म हुआ तब मैं निकल रहा था, तो जब उन्होंने मुझे बोला था कि बोले भंती जी, मेरा जो इंटरनल जो झुकाव है वो बुद्ध की तरफ है। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे मेरे साथ में जब उन्होंने संभाषण किया था 2012 में। तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शंस भी दिखाई देता है हमें कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो कम से कम वो साल में 2 या 3 बार बुद्ध जयंती या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स बुद्ध के ऊपर लेते हैं। और जब भी वो, मैं तो उनको इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्पोक पर्सन उनको बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रहता जहाँ वो बुद्ध की बात नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक प्रधानमंत्री बुद्ध के बारे में बात करता है और इससे हमारे देश का भी नाम आगे बढ़ता है। लेकिन दुख मुझे इस बात का भी होता है कि हम लोग इंटरनेशनली बुद्ध को प्रमोट करते हैं, फिर भारत में आके कुछ और राजनीति करते हैं, तो उसका मुझे सुन के बड़ा दुख होता है। दूसरा फिर जब वो बाहर जाते हैं
तो बुद्ध की बहुत बात करते हैं, पर जब हम लोग कुछ बुद्धा स्टैचूज़ लाते हैं या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए कुछ भी लाते हैं तो हमें इतना सारा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इवन हम लोग खुद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी सारे बुद्धा स्टैचूज़ लाते हैं, मैंने तो लाखों रुपए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने एक्साइज और कस्टम्स पे किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारत सरकार को कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिबेट करे, वो हाँ रियायत दे, ताकि हम लोग जो भी यहाँ बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी हम लोग बुक्स लाते हैं, स्टैचूज़ लाते हैं, या फिर जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो, या फिर जो भी मेडिकल का सामान आता है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, तो उसके ऊपर वो थोड़ा रिबेट मिले हमें। बंदे जी, जैसे कि हम देखते हैं कि अंबेडकर जयंती का काफ़ी बोलबाला होता है, उसी के कंपैरिजन में अगर कंपेयर तो नहीं कर रहे बट वहीं बुद्ध जयंती उस तरीके से नहीं मनाई जाती। जी, मैं अभी 2022 में मैं यही था नागपुर में, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि बुद्ध जयंती का किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल मैं बुद्ध जयंती में अलग अलग देशों में रहता हूँ मैं, और वहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि दीक्षा भूमि के तौर ने दीक्षा भूमि से कि दीक्षा भूमि में बहुत ऐसा कुछ धमाल रहेगा, दीक्षा भूमि में कुछ कॉन्फ्रेंसेस रहेगी, दिन भर कुछ सेशंस रहेंगे, पूरा वीक कुछ प्रोग्रामिंग सेगर रहेगा उनका। बट जाने के बाद में बहुत निराशा मुझे हाथ लगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि छोटा मोटा भी अगर यहाँ कुछ उत्सव होता है तो एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर का पूरा लाइटिंग्स हो जाता है। और हाँ, और तो दीक्षा भूमि है और बुद्ध धम्म का मेन कैपिटल नागपुर को तो भी इंडिया में हाँ ऊर्जा स्थल है और कैपिटल है बुद्धिज़्म का, मैं तो कैपिटल कहता हूँ नागपुर को। तो यहाँ इतना ज़ोर शोर से होना चाहिए, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हम लोग अगर बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं जो बौद्ध भिक्षु है, तो उनका काफ़ी अच्छा, बहुत कलरफुल तरीके से वो बुद्ध जयंती वो सेलिब्रेट करते हैं। और एक बार बाबा साहब को भी पूछा गया, बाबा साहब ने भी बोला था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा, मेरा बर्थडे 14 अप्रैल मनाने से अच्छा अगले महीने बुद्ध जयंती है, तो बुद्ध का जो जन्मदिन है या फिर बुद्ध की जो जयंती है, हमने उसको बड़े उत्साह के साथ में से हम मनाना चाहिए। हमने शीलों का पालन करना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए, आपसी जो भी वैमनस्य है वो वैमनस्य भूल के हमने कोई जाति धर्म के जो लोग रहते उनको अपने साथ में हमने मिलाना चाहिए। तो ये काम सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी बुद्धिस्ट लोगों के पास में है और भगवान बुद्ध ने हमें देखे गए हैं। और आप लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध पराभव सूत्र में कहते हैं कि जो इंसान अपने वर्ण का, अपने जाति का जो ज़्यादा गुमान करता है, वो इंसान का उतना ही पतन होता है। तो हमने ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमने अपनी प्रज्ञा का, विवेक बुद्धि का उपयोग करके हमने सभी को साथ में लेके हमने चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में अभी के टाइम के दलाई लामा जी है, जो बहुत कंपैशनेटेड है, बहुत लविंग है, सबको लेके चलते हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम रहे, क्रिश्चियंस रहे, हिंदू रहे, सब तरफ जाते हैं, सबको जोड़ के रखा हुआ है। और ऐसा वो एकमात्र धर्मगुरु है जिनको पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्शन दिया जाता है। वो एकमात्र धर्मगुरु है जिनके लिए हर कंट्रीज़ में रेड कारपेट रहता है, चाहे वो वाइट हाउस रहे या फिर किसी राजा का रजवाड़ा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के भिक्षु और इस तरह के लोग, कंपैशनेटेड लोग अपने सोसाइटी में निर्माण करें, क्योंकि देश में जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत द्वेष और बहुत नफ़रत फैलाई जा रही है। और नफ़रत का और द्वेष का ज़्यादा समय का काल नहीं रहता है। बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी देखो, जो इतनी 2000 साल पुरानी है, उसको आज भी लोग मानते हैं। लेकिन वही अगर नफ़रत रहती तो भगवान बुद्ध को लोगों ने नहीं माना रहता। जी बंते जी, जैसे कि मैंने आपके कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी देखे हैं जिसमें सारे धर्म के धर्मगुरु उसमें एक साथ आते जातिवाद को मिटा के एक साथ आके अपने विचार रखते हैं। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक जाति विहीन एक समाज बनाए। तो उसमें हम जो भी, चाहे फादर है या फिर कुछ मौलवीज़ है और जैन साधु है, तो इस सब हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप भी फॉर्म किया है और हमारी एक्टिविटीज़ मुंबई में चलती रहती है। और हम चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कोई टंटा ना हो या फिर कोई रॉयट्स वगैरह जो बोलते हैं वो ना हो, तो उसका हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। और धर्म के नाम से किस तरह से मैत्री, करुणा ये स्थापन हो, किस तरह से शांति एक दूसरे को मिले, क्योंकि यही धर्म का उद्देश्य रहता है।
अगर बुद्ध के नाम पे अगर कोई आतंकवाद फैलाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुद्धिस्ट है करके, भगवान बुद्ध ने ब्लड शेड के बारे में कुछ बोला नहीं है, ब्लड शेड हमने करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहला शील ये दिया हुआ है कि हमने हत्या नहीं करना है। तो उसी तरह से सभी धर्मों में शील है जो हमें नहीं मालूम है, जैसा हम 5 शील कहते हैं, उस तरह से 5 पिलर्स इन इस्लाम है, उसके बाद में 5 महाव्रत हिंदू में है, उसके बाद में 10 कमांडमेंट्स हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, जैनिज़्म में अनुव्रत है। तो ऐसी सभी धर्मों में शील दिया हुआ है। सिर्फ इतना है कि उन लोगों को पता नहीं है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी हम उनके नॉलेज से जागरूक करें और किसी भी तरह का हम लोग वैमनस्य ना फैलाएं, और जो अच्छे थॉट्स है चाहे फिर वो किसी के भी रहे तो हमने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें जैसे भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्मा वायामो बोला है, तो मन का व्यायाम एक रहता है कि मैं भी अभी भी उसको प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है किसी में भी तो मन का दरवाज़ा मैं ओपन कर देता हूँ, आ जाओ अभी। ये सब चीज़ें मुझे, इट्स ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जो भी चीज़ मन में अगर बुराई है तो मन का दरवाज़ा खोल के चलो बाहर चले जाओ तुम, ये सब चीज़ें। और जो भी अच्छी चीज़ें उसको हमने रखना चाहिए, तो इससे आपका ही कल्याण है, आपका ही मंगल है। बंदे जी, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यूसीएन बुद्धा का, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, याशिका का खास करके। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए आपका सहयोग हमें चाहिए। हम लोग एक चिल्ड्रन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, जिसमें बच्चे लोगों के लिए हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ताकि जब से वो गर्भ में आए तब से हम उसका डेवलपमेंट, उसको हम लोग किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनाने के जो भी है हमारे जो टीचर्स है वो एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा, हम एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट पार्लियामेंट यूएसए में हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिलने वाली है भारत के भारत के तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि आप उस प्रोजेक्ट में भी साथ में रहें। तो हम लोग एक यूएसए में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ में वो काम करेंगे यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलके। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलके एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट लीडरशिप हम लोग इंडिया से तैयार करें, और जो लीडरशिप है बुद्धिस्ट लोगों की वो हम लोग इंडियन बुद्धिस्ट लोगों को दो। क्योंकि अभी जो लीडरशिप ले रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों की वो थाईलैंड है, श्रीलंका है या फिर जापान है, तो हम क्यों नहीं, हम भी उतने कैलिबर है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बुद्धिस्ट लीडरशिप की तरफ जाए और सारा एशिया को हम लोग एक कंट्रोल करके हम बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा यूसीएन बुद्धा। नमस्ते।